तो अगला साधन हमारे पास में आता है और यह साधन है पोषद कोशिका, जिसे आप कहेंगे होस्ट सेल, जिसे आप कहेंगे होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल होती क्या है, ये यहां पर आप देखिएगा कि होस्ट सेल क्या होती है। तो बेटे न्यू देखो कि हमारे पास में ये एक आरडीएनए हमने बना लिया, ये आरडीएनए सपोज करो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो इस डीएनए को जिस कोशिका के अंदर बेटे इंटर करवाते हैं, यहां पर ये कोशिका के अंदर अपने इसको इंटर करवा दिया, तो ये कोशिका क्या होती है, होस्ट सेल होती है। और होस्ट सेल को फिर कहां रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा संवर्धन माध्यम पर। याद रखना बेटे, इसको संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है। तो वहां आप क्या देखते हैं कि कई सारी जो है ये पोषद कोशिकाएं संवर्धन माध्यम पर बन जाती है। इस तरह से संवर्धन माध्यम पर ये पोषक, और इनके साथ साथ ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बेटे यहां पर आरडीएनए भी इसके साथ साथ ही निर्मित हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा इस तरह से ये कई होस्ट सेल यहां पर बन चुकी है। तो होस्ट सेल का काम क्या है कि आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए उसे जिस कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, तो वह कोशिका होती है बेटे पोषद कोशिका। और पोषद कोशिका को फिर संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है, जहां पर यह गुणन करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है। तो होस्ट सेल के साथ साथ आरडीएनए की संख्या भी बढ़ जाती है। और होस्ट सेल के रूप में जो मुख्य कोशिका या जीवाणु का उपयोग करते हैं, वह जीवाणु होता है इकोलाई। तो आइए इसकी डेफिनेशन अपन देते हैं कि होस्ट सेल बेटे होती कैसी है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यानी आरडीएनए, ये ध्यान रखना मैंने, आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखना बेटे, आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखना, बढ़ाने के लिए इसे जिस कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, जिस कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, ये परिभाषा याद रखना बेटे, जिस कोशिका में प्रवेश कराया जाता है पोषद कोशिका कहलाती है। पोषद कोशिका यानी होस्ट सेल पोषद कोशिका कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये तो डेफिनेशन याद हो जाएगी कि यहां पर आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखना बेटे, आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, ये यहां पर आपको याद रखना है, आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए इसे जिस कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, तो उस कोशिका को आप क्या कहेंगे, होस्ट सेल, या फिर इसे क्या कहेंगे बेटे, पोषद कोशिका। तो याद हो जाएगा आपको ये बिंदु। यानी हमें जब आरडीएनए अपन बना लेंगे, कैसे बनेगा बच्चों, ये कि पहले वांछित जीन को अपन जोड़ेंगे वीडीएनए के साथ में, और फिर इस वांछित जीन और वीडीएनए से बन जाएगा आरडीएनए, जिसको पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। और यह पुनर्योगज डीएनए की संख्या बढ़ानी है, तो इसकी संख्या बढ़ाने के लिए हमें इसे जिस कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, तो वह कोशिका होते बेटे होस्ट सेल यानी पोषद कोशिका। अब इसका क्या होगा पोषद कोशिका का, कि इसे रखेंगे संवर्धन माध्यम पर, जिससे कई सारी होस्ट सेल के साथ साथ आरडीएनए की संख्या भी बढ़ जाती है। तो यहां आप दूसरे पॉइंट पे याद रख सकते हैं, होस्ट सेल को संवर्धन माध्यम पर गुणन करवाया जाता है। होस्ट सेल का संवर्धन माध्यम पर, ये याद रखना बेटे, होस्ट सेल का यानी संवर्धन माध्यम पर, होस्ट सेल का कल्चर मीडिया यानी संवर्धन माध्यम पर गुणन करवाया जाता है, गुणन करवाया जाता है, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है, जिससे होस्ट सेल्स के साथ ध्यान रखना बेटे, होस्ट सेल के साथ आरडीएनए की संख्या में भी, आरडीएनए की संख्या में भी वृद्धि होती है, आरडीएनए की संख्या में भी
वृद्धि होती है। तो ये मेन पर्पज है होस्ट कोशिका का। यानी ऐसा नहीं है कि होस्ट केवल रहने के ही काम आता है, यानी करना क्या है कि हमें आरडीएनए की संख्या बढ़ानी है। आरडीएनए की संख्या बढ़ानी है तो बेटे आरडीएनए को पहले अपन किसमें इंटर करवाएंगे, होस्ट सेल में इंटर करवाएंगे। अभी आरडीएनए एक ही है, अब अकेला आरडीएनए तो बेटे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इस आरडीएनए को गुणन करने के लिए गुणसूत्र से जुड़ना जरूरी है, ध्यान रखना। तो फिर इस आरडीएनए को अपन कोशिका में प्रवेश करवाएंगे। तो जिस कोशिका में आरडीएनए को प्रवेश करवाएंगे तो वह कोशिका कैसी होगी बेटे, पोषद कोशिका। और पोषद कोशिका फिर क्या होती है कि संवर्धन माध्यम पर यह गुणन होता है बेटे, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर अभी जीवाणु का प्रयोग लेंगे अपन होस्ट सेल के रूप में। तो जीवाणु को जब कल्चर मीडिया पर रखते हैं तो इसमें विभाजन क्षमता साधारण यूकेरियोटिक कोशिकाओं से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेटे जीवाणु में असूत्री विभाजन होता है जो तेज होता है और सामान्य विभाजन होता है। और ये जैसे इसको कल्चर मीडिया पर रखेंगे तो बेटे वहां पर क्या होगा कि यहां पर जो है गुणन जल्दी जल्दी होगा और कुछ ही समय में इस होस्ट सेल की कई हजार प्रतिलिपियां बन जाएगी। तो इन होस्ट सेल के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, आरडीएनए भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे बेटे होस्ट सेल का दो भागों में बटेगी तो ये जो आरडीएनए है ये भी द्विगुणित होकर और दोनों होस्ट सेल में चला जाएगा। फिर अगली होस्ट सेल फिर दो भागों में बटेगी तो फिर आरडीएनए द्विगुणित होकर दो भागों में चला जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है कि होस्ट कोशिका के साथ साथ यहां पर आरडीएनए की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये इसका मेन पर्पस है। अब याद रखना है कि होस्ट सेल के रूप में किसका प्रयोग करेंगे। तो यहां आप देख लें कि बेटे होस्ट कोशिका के रूप में, यानी यहां आपको याद रखना है कि यहां होस्ट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, होस्ट सेल के रूप में इकोलाई जीवाणु का उपयोग, ये ध्यान रखना, इकोलाई जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि होस्ट सेल के रूप में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे कि होस्ट सेल के रूप में इकोलाई जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा बच्चों, इकोलाई जीवाणु, यानी ये होता है एस्चेरिचिया कोलाई। तो एक बार आप वापस फिर देख लें कि अपन पढ़ रहे हैं बेटे, चौथा साधन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पोषद कोशिका, यानी होस्ट सेल। तो होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर परजीवी निवास करते हैं, तो उसे बेटे पोषद कहा जाता है, जिसके अंदर कोई परजीवी निवास करे। तो यहां पर ये परजीवी रूपी जो आरडीएनए है ये किसके अंदर जाएगा, ये बेटे पोषद कोशिका, जिसको अपन किस रूप में चुनेंगे, जिसे अपन चुनेंगे इकोलाई जीवाणु के रूप में। किस रूप में चुनेंगे बच्चों, इकोलाई जीवाणु के रूप में। तो यहां आप देखें कि आरडीएनए को होस्ट सेल में अपन प्रवेश करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, पहले तो यह समझना है आपको क्यों करवाएंगे। क्योंकि बेटे अपन ने वी डीएनए और डी डीएनए को जोड़ करके एक वर्ताकार डीएनए बना लिया और उस वर्ताकार डीएनए को अपन क्या कहने वाले हैं, आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए। अब इस डीएनए की संख्या बढ़ानी है हमें, क्योंकि इसको प्रयोग में काम में लेना है। तो बेटे एक आरडीएनए अपन ने बना लिया तो क्या गारंटी है कि इसी से अपन का प्रयोग सफल हो जाएगा। तो फिर हमें कई सारे आरडीएनए की आवश्यकता होगी। तो अब क्या करेंगे, इस आरडीएनए के गुणन करवाने के लिए हमें इसे किसी होस्ट सेल में प्रवेश करवाना पड़ेगा। तो क्या होती है पोषद कोशिका, कि आरडीएनए को जिस कोशिका में बेटे प्रवेश करवाया जाएगा जहां पर इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी तो उसे आप कहोगे यानी जो है पोषद कोशिका। पोषद कोशिका को फिर कल्चर मीडिया पर रखा जाएगा जहां पर बेटे ये जल्दी जल्दी विभाजित होगी, और जब ये जल्दी जल्दी विभाजित होगी तो इनके साथ साथ जल्दी जल्दी आरडीएनए भी विभाजित होगा। और क्या देखेंगे अपन कि संवर्धन माध्यम पर कुछ ही समय के अंदर ये जो होस्ट सेल है उसकी कई हजार संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो बेटे उनके साथ साथ क्या बढ़ गया, आरडीएनए भी संख्या में बढ़ गया। यहां तक तो क्लियर, ये तो पर्पज आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आप देखो बेटे कि लेंगे किसे, होस्ट सेल के रूप में लेंगे किसे। तो बेटे दो तरह, या तो नॉर्मल सामान्यतया होस्ट कोशिका के रूप में
अधिकतर तो बेटे इकोलाई जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, या फिर कभी कभी उच्च पादपों में ईस्ट का भी प्रयोग कर लिया जाता है। यानी नॉर्मल तो ध्यान रखना बेटे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जिस पोषक कोशिका का हमें उपयोग करना है वह पोषक कोशिका होगी इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई जीवाणु। लेकिन बेटे कभी कभी यहां पर ईस्ट कोशिका का भी उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये तो हमारे पास में चौथा साधन हो गया जिसका नाम है होस्ट सेल। अगला साधन अपन देखते हैं बेटे, अगला साधन जो हमारे पास में होगा ये होगा यहां पर यानी जीन बैंक। अगला साधन यहां पर है जीन बैंक, या फिर इसे आप कहोगे जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी। अब यहां पर देखते हैं बेटे कि हमें इस जीन बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। यार हमें तो मनी बैंक की जरूरत है, हमें तो कोई सी पैसों की बैंक की जरूरत है, लेकिन याद रखना बेटे उस मनी बैंक के लिए आपको ये बैंक याद करना पड़ेगा। अगर ये बैंक आपने सही याद कर लिया तो मनी बैंक आपका अपने आप ही फुल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा कि बैंक होते क्या है, जहां पर कुछ न कुछ डिपॉजिट करवाया जाए। तो यहां नाम से लग रहा है बेटे जीन बैंक, यानी यहां पर इस बैंक में जीन को डिपॉजिट करवाएंगे। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए की कई हजार प्रतिलिपियां बन गई। अब उन प्रतिलिपियों को सभी को तो एक साथ आप प्रयोग में ले नहीं सकते, तो बेटे क्या कर लेंगे कि कुछ को तो अपन प्रयोग में काम में ले लेंगे, और जो शेष आरडीएनए की प्रतिलिपियां रह जाएगी उन्हें उनका जो कंजर्वेशन है, उनका जो संरक्षण है वह फिर कहां किया जाएगा, जीन बैंक में किया जाएगा। तो जीन बैंक में क्या किया जाएगा बच्चों कि जो आरडीएनए की प्रतिलिपियां होती है जो प्रयोग में अभी यूज नहीं ले रहे अपन, उन आरडीएनए की प्रतिलिपियों का जो संरक्षण है वह संरक्षण किया जाएगा जीन बैंक के अंदर। अब ये जीन बैंक होती क्या है, तो बेटे जीन बैंक जो है वह एयर कंडीशनल होनी चाहिए, क्योंकि वहां का जो तापमान अगर ज्यादा घटा बढ़ा तो बेटे वह जो जीन है वह प्रभावित हो सकती है। तो जीन बैंक जो है वह एयर कंडीशनल होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, ना तो बाहर से कोई अंदर जीवाणु आ सके ना भीतर से बाहर जा सके। और फिर इसका जो तापमान है बेटे वह तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो यह गुण होना चाहिए जीन बैंक के अंदर। तो यहां अपन देखते हैं कि जीन बैंक का काम क्या है। तो जीन बैंक का काम है बेटे आरडीएनए, आरडीएनए का संरक्षण, डीएनए को संरक्षित यानी कंजर्व, संरक्षित यानी कंजर्व करने का स्थान, करने का स्थान। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटे। अब ये आरडीएनए कौन सा आरडीएनए, संवर्धन माध्यम पर प्राप्त कई आरडीएनए, एक नहीं बेटे, ध्यान रखना यहां पर ये आपको याद रखना है मेनी आरडीएनए, यानी कई आरडीएनए को संरक्षित करने का स्थान। जो आरडीएनए हमें कल्चर मीडिया पर प्राप्त हुआ था, तो संवर्धन माध्यम पर प्राप्त जो आरडीएनए की कॉपीज हैं तो उन कॉपीज को कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि कभी भी बेटे उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इन संवर्धन माध्यम पर प्राप्त आरडीएनए की कॉपीज का जो संरक्षण है वह संरक्षण करने का जो स्थान है उस स्थान को आप क्या कहेंगे, जीन बैंक कहेंगे, या फिर बेटे जीन लाइब्रेरी कहेंगे। यहां पर जीन के साथ साथ जीव द्रव्य का भी संरक्षण किया जा सकता है। यहां पर बेटे जर्म प्लाज्म के रूप में बीजों का भी संरक्षण करवाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जीन बैंक में यानी जीव द्रव्य या सीड का भी संरक्षण होता है। ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं बेटे, यानी जीन बैंक में, जीन बैंक में, जीन बैंक में जीव द्रव्य, जीव द्रव्य यानी इसे आप कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, या फिर बेटे कोई जो बीज होते हैं सीड्स आदि का भी संरक्षण किया जाता है, आदि का भी संरक्षण
किया जाता है, आदि का भी संरक्षण किया जाता है, आदि का भी संरक्षण किया जाता है। और सबसे बड़ी जो सीड बैंक है वो बेटे अमेरिका में है, नेशनल सीड स्टोरेज बैंक, और उसमें लगभग बेटे 3 से 4 हजार जातियों की बीजों का संरक्षण करवाया हुआ है। तो जीन बैंक के अंदर आरडीएनए का तो संरक्षण किया ही जाता है, साथ में जो है जीवद्रव्य और बीजों का भी संरक्षण किया जाता है। अब होती कैसी है, तो जीन बैंक को कैसा होना चाहिए बेटे, तो यहां पर हमारे पास में है, ये है जीन बैंक, जीन बैंक। तो जीन बैंक को कैसा होना चाहिए, एक तो एयर कंडीशनर होना चाहिए, उसके अलावा बेटे एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट। उसके अलावा कैसे होना चाहिए, यानी फायर प्रूफ होना चाहिए, फायर प्रूफ के साथ साथ इसको होना चाहिए बेटे, यानी वाटर प्रूफ भी होना चाहिए, फायर प्रूफ और वाटर। ऐसा नहीं है कि जीन बैंक में पानी छत पर से टपकने लग जाए तो बेटे फिर वहां पर जीनों का संरक्षण कैसे रह सकता है। तो जीन बैंक को एयर कंडीशनर होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए और वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे वो है जीन बैंक का तापमान, ये कितना होना चाहिए, जीन बैंक का तापमान, जीन बैंक का तापमान, ये स्टार लगा लेना, कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि जीन बैंक का तापमान कितना होना चाहिए। तो बेटे जीन बैंक का जो तापमान है ये तरल नाइट्रोजन पर, ये ध्यान रखना, तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटे कि जीन बैंक का जो तापमान है ये तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से यह हमारे पास में 5वां साधन था बेटे जीन बैंक। तो बच्चों ये तो आपको पता लग गया होगा कि अपन पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के साधन। तो बायोटेक्नोलॉजी के साधन में मैंने आपको 5 बताए और ये पांचों आपको याद होना चाहिए कि पहला साधन था बेटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, है ना, जो क्या काम करता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। दूसरा साधन था अन्य एंजाइम, जो कहां काम आते हैं कि किसी कोशिका से डीएनए को निकालने के लिए या किसी कोशिका में डीएनए को प्रवेश करवाने के लिए बेटे उसे पहले कोशिका भित्ति रहित करना पड़ता है, तो वहां पर वो एंजाइम काम आते हैं। तीसरा बेटे आज अपने लिया है वाहक डीएनए, जो वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित करने के काम आता है। उसके अलावा बेटे फिर पोषक कोशिका है, जो क्या काम आती है, आरडीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए इसे पोषक कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। फिर बेटे 5वां साधन जीन बैंक है, जिसमें संवर्धन माध्यम पर जो आरडीएनए की कई हजार प्रतिलिपियां प्राप्त करेंगे उनका जो कंजर्वेशन है, उनका जो संरक्षण है वह कहां किया जाएगा, जीन बैंक में किया जाएगा। तो यह था बेटे हमारे पास में, यानी जीन बैंक। और बेटे इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे थोड़ी मेहनत करना, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो मेहनत करो, इसको अच्छी तरह से याद करिएगा, समझ के आप इसको पढ़िएगा। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद।